स्वागत है आप सभी का खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर प्रतापगढ़ से। बड़ी खबर आ रही है। बलीपुर इलाके में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से लगभग 50 लाख रुपए का ऑटो पार्ट्स जलकर खाक हो गया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ऑटो पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ में ऑटो पार्ट्स की दुकान में ये आग लगी और आग काफी विकराल थी। इसमें 50 लाख के सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक पहुंचती तब तक बहुत नुकसान हो चुका था और करीब 3 घंटे का वक्त लगा फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में। तो जेसीबी से दुकान तोड़कर आग पर काबू पाया गया। मुश्किलें बहुत आई फायर ब्रिगेड की टीम को, लेकिन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक 50 लाख का सामान जो इस दुकान में रखा था पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां पर नेपाली पुलिस और 3 भारतीय तस्करों में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक तस्कर की मौत हो गई है और दूसरा इस वक्त घायल है। जबकि एक तस्कर ने भारतीय सीमा में घुसकर अपनी जान बचाई है। वहीं बॉर्डर पर मुठभेड़ की खबर के बाद जिले के आला अधिकारी और एसएसबी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। जानकारी एसएसबी के माध्यम से प्राप्त हुई है कि 3 व्यक्ति जो भारतीय नागरिक वहां नेपाल में गए थे। नेपाल पुलिस से किसी बात पर कन्फ्रंटेशन हो गया, जिस पर नेपाल पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो वहां हॉस्पिटल में है नेपाल में, और एक व्यक्ति इस साइड आ गए हैं और एक व्यक्ति का भी पता नहीं चल पाया है। हम लोग जो इस साइड आए हैं उनको ढूंढ करके उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और भदोई के सुरियावा थाना क्षेत्र के रमायनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल तो भर्ती करा दिया गया है। हम आपको बता दें कि बुधवार की शाम इन दोनों बदमाशों ने प्रधानपति की गोली मारकर हत्या की थी। वहीं इस मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। तो भदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को इसमें गोली लगी है। टीमें इनकी लगातार तलाश कर रही थी। आज मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि आलमगंज की तरफ से ये फिर आज आने वाले हैं। इस पर हमारी पुलिस पार्टी ने यहाँ पर एम्बुश लगाया था और जब ये घिरे तो इन्हें ललकारा गया और इस पर इन्होंने फायरिंग की पुलिस में, जिसमें इंस्पेक्टर जो भदोही हैं उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। जवाबी कार्रवाई में ये दोनों लोग घायल हो गए हैं और इनको अस्पताल पहुँचाया गया है। और पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। धनंजय सिंह पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस की साजिश रचने का आरोप लगा है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कल भी 4 ठिकानों पर रेड की गई थी। धनंजय सिंह की अवैध संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। कई शहरों में धनंजय के फ्लैट हैं, फार्म हाउस है, कई संपत्तियां हैं, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को भी इस मामले में लिखा गया है। गिरधारी के परिवार की भी कई संपत्तियों का पता चला है। गिरधारी और उसके परिवार की संपत्तियों के बारे में पता किया जा रहा है। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी। बहुचर्चित अजीत हत्याकांड में फरार अपराधी धनंजय सिंह, इसके खिलाफ कल लखनऊ पुलिस ने कई ठिकानों पे दबिश दी है। लखनऊ में लगभग 4 विभिन्न ठिकानों पे पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुलिस ने दबिश दी। वो नहीं मिल पाया है, वो अभी बहादुरपुर फरार चल रहा है। उसके खिलाफ 25,000 रुपयों का इनाम घोषित कर दिया गया है पुलिस विभाग की तरफ से और इनाम बढ़ाने की भी सिफारिश भेजी जा चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड को देने की शुरुआत साल 2016 से की गई थी। यह सम्मान भविष्य की जरूरतों के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा, पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मामलों के लिए नीतिगत हल निकालने में नेतृत्व की प्रतिबद्धता को देखते हुए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, मोदी जी को एक और सम्मान मिलने जा रहा है, एक और पुरस्कार मिलने जा रहा है, यानी उनकी फहरिस्त में एक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
देखिए, बिल्कुल नीलू, आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि आज जुड़ने जा रहा है। जिस तरीके से आज वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन होने वाला है और इस सम्मेलन में सेरावीक नैतिक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व का अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान भारत का रहा है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, इसको ये अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से विश्व में ग्लोबल तरीके से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब वैश्विक स्तर के किसी पुरस्कार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। बिल्कुल, और अनूप, इसलिए ग्लोबल लीडर है मोदी जी को लगातार कहा जा रहा है, और जिस तरह का काम उन्होंने विश्व के लिए किया है, और एक के बाद इसी तरह से एक पुरस्कार और सम्मान के वो हकदार बनते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर आज सीएम गोरखपुर के 150 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे और 16 योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही 9 योजनाओं का सीएम योगी लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आज लेने वाले हैं। बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आज सीएम का गोरखपुर का दौरा है और किस मायनों में ये बेहद अहम? मुख्यमंत्री आज गोरखपुर वासियों को करीब 150 करोड़ की सौगात देंगे, लेकिन आज सबसे बड़ी सौगात उन ठेले वाले खोमचे वालों को मिलेगी जो सड़क पे ठेले लगा के सामान बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, चाट समोसे बेचते हैं। तो आज उनके लिए करीब 500 दुकानें बनके तैयार हैं। अब वो दुकानें उन लोगों को सौंप दी जाएंगी, जिससे वो अब सड़क पे लगा के ठेले सब्जी नहीं बेचेंगे और इससे उनका ये फायदा होगा कि एक तो सड़क की जाम नहीं होगा, दूसरा उनको बार बार लोग भगाएंगे नहीं, ना पुलिस भगाए नगर निगम, और कोई परेशान नहीं करेगा। तो आज से करीब 500 दुकानदारों को एक अच्छे दिन की शुरुआत उनकी हो जाएगी, अच्छी दुकानें मिल जाएगी। और इस योजना के तहत अभी 9,500 के करीब दुकानें और बननी है। दूसरी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे वो अभिवृद्धि योजना जो उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके बच्चों से भी आज सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि गोरखपुर में क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं और किस तरीके से वो तैयारियां कर रहे हैं। और इसी के साथ मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसकी डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, तो कई आज कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रामगोपाल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी कल ऋण वितरण योजना में शामिल हुए और इस योजना के जरिए लोगों से बैंक ऋण देने का काम भी कर रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों को सीएम ने अपने हाथों से ऋण के चेक देने का काम किया है। गोरखपुर में सीएम योगी दिग्विजयनाथ पार्क में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने किसानों को 400 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरण किया। उन्होंने कहा कि ऋण से किसानों को मदद मिलेगी, साथ ही सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को सीधे योजनाओं का फायदा मिल रहा है। विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर के 50 लाख एमएसएमई यूनिट को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर करोड़ों लोगों को रोजी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। एक, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन आया। योगी ने कहा कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की कोशिश लगातार जारी है। और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने कसरत तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया कि इस बार किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। झांसी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा जाए। उन्होंने सीएम योगी पर जमकर भड़ास निकाली। तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं डोज देता हूँ, काय का डोज देते हैं भाई मुख्यमंत्री जी? डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे मुख्यमंत्री जी। अरे भाई वो तो कोई और करता है डेंटिंग पेंटिंग। दौड़ाया भगाया जाएगा, ये भाषा किसकी हो सकती है? ठोक दो, ये देखिए भाषा, सांप छछूंदर है ये।
ये भाषा है, सोचो आप। अखिलेश ने कहा कि सरकार रेल से लेकर एयरपोर्ट तक बेचने में व्यस्त है। कौन सी चीज नहीं बिक रही? रेलवे बिक रही है, हाँ, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, पोर्ट बिक रहे हैं। और फिर बेचने का नया शब्द निकाल के लाइए सरकार, मोनेटाइजेशन। हम बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। तो ये सरकार अपनी एसेट्स बेच रही है। और अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टप्पल में अखिलेश यादव एक किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। अखिलेश किसानों के समर्थन में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और इस किसान महापंचायत में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जयंत चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो अलीगढ़ में आज किसान महापंचायत है, अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ जयंत चौधरी भी इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। रंजीत सिंह इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, आज महापंचायत, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरे तरफ जयंत चौधरी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कितनी बड़ी ये पंचायत होने वाली है और कितने गांवों के यहां पर किसान पहुंचने वाले हैं? देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं, यहाँ अखिलेश यादव 1 बजे टप्पल ये एक्सचेंज पड़ता है यहाँ पर, यहाँ आएंगे और जो दावा किया जा रहा है वो किया जा रहा है कम से कम 10 से 15 हजार किसान यहाँ शामिल होंगे इस किसान महापंचायत में। लेकिन ये वहीं देख के पता चलेगा कि कितने किसान आ जाते हैं। लेकिन ये एक वहाँ बहुत रोमांचक रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज से पहले महापंचायत में हिस्सा नहीं लिया है, पहली बार महापंचायत में हिस्सा लेंगे। और वहाँ क्या बात तो रंजीत, कहा जा सकता है एक नया राजनीतिक समीकरण ठीक चुनाव से पहले इस तरह से अखिलेश और जयंत चौधरी एक ही मंच पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखा जा सकता है कि आखिरकार वहाँ क्या होगा, क्या बातें होंगी, जनता और किसानों को किस तरीके से समझाएंगे, ये वहीं मौके पे 1 बजे जब वो आ जाएंगे। ठीक है रंजीत, 1 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई है। एसडीएम स्वार ने अब्दुल्ला आजम खां पर गलत उम्र दिखाकर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली स्वार में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A में दर्ज हुआ है ये मुकदमा। और रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर जहां पर राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हिंदुत्व की परंपरा में विश्वास रखने वाले 12 देशों ने भी अयोध्या में अपने गेस्ट हाउस बनाने के लिए अप्लाई किया है। इन देशों में नेपाल, श्रीलंका, सूरीनाम, फिजी, केन्या, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ट्रिनिडाद, मॉरिशस, थाईलैंड और कोरिया जैसे देश शामिल हैं, जो अयोध्या में अपने अपने गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं। और योगी सरकार ने भी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इन गेस्ट हाउसों के लिए 12 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिनकी आस्था श्री राम जी में है, उनके द्वारा भी इस आशय के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि उनको यहाँ पर स्थान दिया जाए और अपने देश का एक गेस्ट हाउस यहाँ वो बनाना चाहेंगे। तो ऐसे लगभग कई देशों के बारे में, जो ट्रिनिडाद टोबैगो और आपका कोरिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इन देशों से भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि उनको यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस बनाने के लिए उनको स्थान। बादा से खबर लेते हैं, जहां पर शहर कोतवाली इलाके में खुलेआम पुलिस वालों के शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा और दीवान पब्लिक प्लेस पर खुलेआम शराब पीते दिखाई दे रहे हैं, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में एसपी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। तो बांदा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि अब वायरल हो गई है। शहर कोतवाली के स्टेशन में किस तरह से शराब पीता हुआ ये पुलिस वालों का वीडियो जो है अब वायरल हो रहा है। लेकिन जब एसपी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो किस तरह खुलेआम शराब पीते हुए ये पुलिस वाले। और संभल से खबर है, जहां पर छात्रा के सुसाइड का मामला मृतका ने लगाया था। रेप का आरोप, छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी थी। भाई की तहरीर पर अब केस दर्ज किया गया है। मृतका और आरोपी के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। एसपी ने इस बात का खुलासा किया है। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि 27/1/21 को मृतका द्वारा थाना बहजोई पर एक युवक के विरुद्ध धारा 376, 506 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोनों ही पक्ष सजातीय हैं। आज मृतका के आत्महत्या करने के पश्चात मृतका की भाई की तहरीर पर धारा 306, 506 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।